हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और इसके अंदर आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 का जो हमारा पार्ट 3 जो लास्ट एंड फाइनल पार्ट रहता था, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858 ये है चैप्टर का नाम, जो कि कहाँ से लिया गया है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे रेशियल एंटागोनिज्म के बारे में। ठीक है, उस टाइम पे क्या है ना, 1857 के रिवोल्ट के बाद में लोगों के अंदर काफ़ी अंग्रेज जो थे और जो इंडियंस थे उनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया था। ठीक है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी कोसों दूर हो गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके कारण क्या रहे, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या था, 1857 के बाद में इनके बीच में ऐसे दरार आ गई। ठीक है, और उसके कारण क्या थे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी और इंडियंस के जो उस टाइम पे रिलीजियस जो सेंटिमेंट थे, ठीक है, उनको काफ़ी ठेस पहुंची थी। क्योंकि भाई अगर इन्होंने जो कारतूस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे ना उस टाइम पे आर्मी के अंदर, उसके कहा जाता था कि उसमें किसकी चर्बी थी, गाय और सूअर की चर्बी थी। और उस कारतूस को मुंह से फाड़ के जो उसके अंदर जो भी बारूद था वो उस टाइम की जो गन थी उसके अंदर डाल के चलाना पड़ता था। तो ये सब मंजूर नहीं था, ना ही हिंदुओं को और ना ही मुस्लिम्स को। इसको चलते फिर ये लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को इसने अपने कब्जे में ले लिया था। अब क्या था ना, उसके बाद अंग्रेज़ है ना रंग भेद, ऊंच नीच की राजनीति करने लगे, डिवाइड एंड रूल करने लगे इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जो रेलवे कंपार्टमेंट थे, जो वेटिंग रूम थे रेलवे स्टेशन पे, पार्क्स, होटल, स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा, ये सिर्फ किन के लिए रिजर्व कर दिए गए, यूरोपियंस के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। तो इससे क्लियरली ये देखा जाता है कि ये रंग भेद की राजनीति वहाँ पे करने लग गया कि भाई तुम गोरे हो हम काले हैं, ओ सॉरी, हम गोरे हैं और तुम काले हो। ओके, अब देखते हैं उसके बाद की जो फॉरेन पॉलिसीज़ रही हैं इनकी। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया डेवलप्ड रिलेशन विद इट्स नेबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप्ड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स नेबर ऑन द न्यू बेसिस। नए बेसिस पे उन्होंने अपने जो रिलेशन है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। और उसके क्या दो फैक्टर थे उसके बारे में पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्री इम्पेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीच आउट टू द नेचुरल जोग्राफिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया ना, जो उस टाइम पे जो भी कम्युनिकेशन के साधन थे वो काफ़ी मॉडर्न हो गए थे। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो अपने एक नेचुरल एरिया जो कि इनकी सीमाएं थी उससे आगे बढ़ के निकलने लगी। ठीक है, आगे जाके दूसरी जो स्टेट्स थी, जो कंट्रीज़ थी, उनके साथ में अपने रिलेशन बनाने का सोचने लगी। और क्या होता था ना, कई बार अपने डिफेंस वगैरह को और मजबूत करने के लिए इनके जो अदर स्टेट्स और जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ में बॉर्डर क्लैशेस, थोड़ी सी बॉर्डर पे लड़ाइयाँ भी हो जाती थी इनकी। और समटाइम्स तो ऐसा होता था ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, वही गवर्नमेंट चला रही थी। ठीक है, और वो क्या करती थी ना, जो भी बाउंड्री रही है, जो भी सीमाएं रही हैं देश की, वो उनसे आगे चली जाती थी, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती थी। अदर फैक्टर वाज द एलियन करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द फ्री कंट्री इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री डेट इज़ रूल्ड बाई अ फॉरेन पावर। इसमें क्या कहा गया है ना, एक तो जो उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो फॉरेनर्स थे। ठीक है, अंग्रेज़ थे, भारत के नहीं थे। और जो फॉरेन पॉलिसी होती है एक फ्री देश की, एक फ्री कंट्री के, आज़ाद देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो काफ़ी अलग होती है उस पॉलिसी से जहाँ पे फॉरेन पावर रूल करके और वो दूसरे देशों के साथ में अपने संबंध बनाना चाहती हो। ठीक है, पहले केस में जहाँ पे क्या कहते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो फ्री कंट्री की रहती है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिसी किसके बेस पे होती है,
और बेस्ड ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। उसी देश के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से दूसरे देशों के साथ रिश्ते स्थापित किए जाते, रिश्ते बनाए जाते हैं, ठीक है। इन द लेटर, और जो दूसरी है जहाँ पे फॉरेन कंट्री किसी देश पे रूल कर रही है और उस देश के बेस पे वो किसी अलग कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बनाना चाहती है, तो वो केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए बनाना चाहती है, ना कि उस कंट्री पे जहाँ पे वो रूल कर रही है उनके फ़ायदे के लिए। इन इंडियाज़ केस, भारत के केस में क्या था, सीधी सी बात है, अंग्रेज़ यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो अगर वो किसी दूसरे देश के साथ में फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वो इंडिया के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं अपनी ब्रिटेन के लिए, क्योंकि वहीं से सारा रूल चल रहा था ना। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने देश के लोगों के फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे थे कि भाई इनके साथ हम मिल जाते हैं और वहाँ भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या मेजर एम्स थी एशिया और अफ्रीका के अंदर, कि भाई जो अपनी जो इंडियन एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट रखना, और जो इंडियन एम्पायर है उसके जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको आगे बढ़ाना अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। बोथ दीज एम एट द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड इंडियाज़ नेचुरल फ्रंटियर। अब इन दोनों को बनाए रखने के लिए सीधी सी बात है अंग्रेज़ों को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, अंग्रेज़ों को फैलना पड़ेगा भारत से बाहर, भारत की जो नेचुरल सीमाएं हैं, ठीक है, उनसे बाहर जाके इनको ट्रेड करना पड़ेगा। और इस ट्रेड के चलते इनकी कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ में हुए, काफ़ी दूसरे देशों के साथ में, जैसे कि यूरोप हो गया, है ना, जो कि वो भी अपना ऐसे ही कॉमर्स और ट्रेड को फैलाना चाहता था अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ भी इनके यूरोप के साथ वगैरह इनकी लड़ाइयाँ चलती रही। अब बात करते हैं वार विद नेपाल, नेपाल के साथ लड़ाई जो कि 1814 में हुई थी। द ब्रिटिश डिज़ायर टू एक्सटेंड इट्स इंडियन एम्पायर टू इट्स नेचुरल जियोग्राफिकल फ्रंटियर ब्रॉट देम इन टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब जो ब्रिटिश अंग्रेज़ थे, ठीक है, वो अपनी एम्पायर को बढ़ाना चाह रहे थे, इस चक्कर में वो भारत की सीमाओं से आगे बढ़ गए और अक्टूबर 1814 के अंदर उनकी जो बॉर्डर पुलिस थी उन आपस में दोनों देशों की उनकी लड़ाई हो गई। और इसके अंदर ब्रिटिशर्स के पास में बहुत ज़्यादा आदमी थे क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री थी अपनी, और नेपाल तो छोटा सा था, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स के पास में पैसा भी ज़्यादा था, सारा जितना भी आर्म्स वगैरह है, लाइक गोला बारूद, सब कुछ इनके पास था, बंदूकें वगैरह भी, आदमी भी बहुत ज़्यादा थे। तो सीधी सी बात है, नेपाल गवर्नमेंट इससे हारनी ही थी, और इन द एंड नेपाल गवर्नमेंट इससे हार गई और उन्होंने इनके साथ में पीस एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। और उसके बदले इन्होंने क्या कहा, नेपाल ने क्या माना कि ठीक है ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे अपना रेजिडेंट स्थापित कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी अब फोर्ट वगैरह अपना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने गढ़वाल, कुमायूं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे अपना क्लेम कर लिया, ठीक है, तराई एरिया पे। इट आल्सो विड्रॉ फ्रॉम सिक्किम, तो इन्होंने जो सिक्किम एरिया था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। द एग्रीमेंट हेल्ड मैनी एडवांटेजेस फॉर ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के लिए इसमें काफ़ी एडवांटेज हुई, इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि अभी ये हिमालयाज़ तक पहुंच गए थे। दे गेन ग्रेटर फैसिलिटी फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, वहाँ से सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड कर सकते थे आगे, रशिया वगैरह हो गया, चाइना हो गया, उनके साथ में। दे आल्सो ऑब्टेन साइट फॉर इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन, और हिमालयों पे वगैरह पे जो ये कुमायूं गढ़वाल एरिया, यहाँ पे कब्जा होने के बाद में इनके अंडर में क्या आ गया, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ठीक है, ये इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद से ये भारत का अहम हिस्सा बन गए, और यहीं पे लवासना है जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है। मोरोवर, तो यहाँ पे गोरखा गेव एडिड स्ट्रेंथ टू ब्रिटिश इंडियन आर्मी बाय ज्वाइनिंग इट इन लार्ज नंबर। अब हिमालय रीजन में कौन रहते थे, गोरखा वगैरह रहते थे, ठीक है, ये एक अलग कास्ट कह सकते हैं या फिर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लड़ाके, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है कि लड़ाई वगैरह में, और ये मोस्टली पहाड़ी एरिया में रहते थे, तो इनको वहाँ की अच्छी पहचान थी। इन्होंने लास्ट पार्ट में इंडियन आर्मी में भर्ती की, ठीक है, भर्ती हुए, तो इसकी वजह से जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। अब बात करते हैं बर्मा पे कॉन्क्वेस्ट, भाई बर्मा पे इन्होंने कैसे कब्जा किया, वहाँ पे कैसे जीत हासिल की।
थ्रू 3 successive wars the independent kingdom of Burma was conquered by the British during 19th century। ठीक है, तो 3 ऐसी लड़ाइयाँ हुई थी जिनके बाद से जो बर्मा था उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था 19वीं सदी तक आते आते। ठीक है, 19वीं सदी में। और ये क्या हुआ था ना, ये लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वही बॉर्डर पे अंग्रेज़ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने में जा घुसे और फिर वहाँ से आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। बर्मा एंड ब्रिटिश इंडिया डेवलप कॉमन फ्रंटियर एट द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी व्हेन बोथ वर एक्सपेंडिंग पावर। तो इन्होंने क्या था ना, अपनी जो सीमाएं थी वो डेवलप करी थी 18वीं सदी के अंत तक। ठीक है, उसके पास तक जब ये दोनों आपस में, उधर बर्मीज़ जो वहाँ के राजा थे वो भी एक्सपेंड कर रहे थे, वो भी अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमले कर रहे थे, और यहाँ पे अंग्रेज़ भी ऐसा ही कर रहे थे, तो कभी ना कभी तो लड़ाई होनी थी। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ इंटरनल स्ट्रिफ बर्मा वाज यूनाइटेड बाय किंग अ लॉन्ग पेया बिटवीन 1752 टू 60। ठीक है, इंटरनल जो इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ठीक है, लेकिन बाद में जो ये राजा थे ओलंगपेया, ठीक है, इन्होंने पूरे बर्मा को एकजुट कर लिया, इनको पूरे को यूनाइट कर लिया। ठीक है, सब लोगों को जोड़ लिया आपस में। 1752 से 60 तक ये रहे हैं। और फिर इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए हैं, इनके जो सक्सेसर आए हैं, क्या नाम इनका, बोडोपया। ठीक है, बोडाउपया। तो इन्होंने कहाँ से रूल किया था, रूलिंग फ्रॉम आवा, जो कि कहाँ पे है, रिवर इरावदी पे। और इन्होंने बार बार किस पे हमला किया, सियाम पे। ठीक है, कोई सियाम जगह है वहाँ पे आई थिंक। और फिर इन्होंने जितने भी जो चाइनीज़ इन्वेजन थे, जो भी चाइना से लोग आते थे जो हमला करते थे यहाँ पे आके, उनको भगा दिया। और जो अराकन बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे अपना कब्जा कर लिया 1785 के अंदर। मणिपुर में कब्जा किया 1813 के अंदर। ठीक है, इस करके जो ये राजा थे बोडाउपया, ये पहुंच गए कहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर पे। और फिर इनकी आपस में लड़ाई होनी ही होनी थी। कंटिन्यूइंग हीज़ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, वेस्ट की तरफ इनका जो एक्सपेंड होता जा रहा था, लड़ाई कर कर के वो वेस्ट की तरफ आते जा रहे थे, क्योंकि बर्मा से इंडिया वेस्ट में पड़ता है ना, तो वेस्ट की तरफ आते जा रहे थे। अब उन्होंने किसकी तरफ आंखें उठाना स्टार्ट कर दिया, असम की तरफ, और जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसकी तरफ। और 1822 के अंत तक आते आते बर्मीज़ जो ये राजा थे, इन्होंने असम को भी अपने अंदर मिला लिया। बर्मीज़ ऑक्यूपेशन ऑफ अराकन एंड असम led to continuous friction along the ill-defined border between बंगाल एंड बर्मा। बंगाल और बर्मा के अंदर इसकी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि असम और अरक्कन को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, और असम के बॉर्डर किसके साथ लग रहे थे उस टाइम पे, बंगाल के साथ लग रहे थे। तो आपस में बंगाल पे भी इनकी नज़र रहने लगी और वहाँ पे भी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। लेकिन 1824 के अंदर ब्रिटिश जो इंडियन अथॉरिटी है, उन्होंने लड़ाई वॉर डिक्लेयर कर दी बर्मा के ऊपर। आफ्टर एन इनिशियल सेटबैक, ब्रिटिश फोर्सेस ड्रो द बर्मीज आउट ऑफ असम, काचर, मणिपुर, अराकन। इन चारों जगहों से ब्रिटिशर्स ने इनको भगा दिया। ठीक है, ब्रिटिश एक्सपीडिशरी फोर्सेस बाय सी ऑक्यूपाइड रंगून इन मई 1824। मई 1824 के अंदर समुद्र के रास्ते अंग्रेजी जो सैनिक थे, इन्होंने रंगून पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया 1824 के अंदर, मई 1824 के अंदर। और जो इनकी कैपिटल थी बर्मा की अवा, ठीक है, उसके अंदर 72 किलोमीटर तक अंदर घुस गए थे। और फिर वहाँ पे जो बर्मीज़ जो सेना थी, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इनके साथ में पीस ट्रीटी साइन करी। ठीक है, कब, 1826 फरवरी के अंदर। कहाँ पे, क्या बोला जाता है उसको, ट्रीटी ऑफ यंडाबो। द गवर्नमेंट ऑफ बर्मीज एग्रीड टू द फॉलोइंग। अब इनको ये हारे थे तो सीधी सी बात है, अंग्रेज़ों की कंडीशन इनको भी माननी पड़ेगी। तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए कि भाई जितना भी आपका नुकसान हुआ लड़ाई में, और ऊपर से अंग्रेज़ों को क्या मिल गया था, अराकन और तेनिसरिम जो कोस्टल बाउंड्री पे जितनी भी स्टेट्स थी, उसका वो सारी किसके अंडर में चली गई, अंग्रेज़ों के पास में चली गई। अब वहाँ से भी अच्छे से ट्रेड कर सकते थे और
बर्मा को बोल दिया कि आप असम, काचर और जो जयंतिया जो ये स्टेट्स हैं इनके ऊपर अपना क्लेम नहीं करोगे, मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट मानोगे, ठीक है, कि भाई ये राजा सब मतलब ये अपना इंडिपेंडेंटली राज करेंगे, ना यहाँ पे अंग्रेज है ना यहाँ पे बर्मा है। और जो कमर्शियल ट्रीटी है ब्रिटेन के साथ वहाँ पे आप नेगोशिएट करोगे कि हमारे साथ मिलके आप ट्रेड करोगे। और जो ब्रिटिश का रेजिडेंस है वहाँ हवा के अंदर आप फोर्ट अंग्रेज़ों का फोर्ट कहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे अवा के अंदर जो इनकी कैपिटल थी वहाँ पे इनका फोर्ट के लिए भी परमिशन मिल गई इनको। अब बात करते हैं सेकेंड बर्मीज वॉर, तो ये 1852 में स्टार्ट हुई, ठीक है। और जिसकी वजह से वो क्यों लड़ी गई, क्योंकि जो बर्मा था ना वो पूरा फॉरेस्ट लैंड एरिया था और वहाँ की जो टिम्बर थी, जो लकड़ी थी, उस पर इनका काफ़ी नज़र थी कि भाई इसको भी हम बेच सकते हैं जो विदेशी बाज़ार है वहाँ पे, क्योंकि रिच रिसोर्सेज थे, बर्मा पुल भरा पड़ा था। तो इसलिए उस ग्रीड में, उस लालच में इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। ये रहा टिम्बर वगैरह, इंटरेस्ट था काफ़ी इनमें, जो कि टिम्बर के रिसोर्सेज कहाँ थे, अपर बर्मा में, ऊपर ही जहाँ पे पहाड़ थे। और ओवर द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बर्मा अपीयर टू बी द टू द ब्रिटिश टू बी द वास्ट मार्केट फॉर द सेल ऑफ ब्रिटिश कॉटन एंड गुड्स एंड अदर मैन्युफैक्चर। जैसे ही ये करते थे ना इंडिया के अंदर, ब्रिटेन से सामान ला के इंडिया में बेचते थे, क्योंकि इंडिया तो इन्होंने मार्केट बना लिया था। अभी ये बर्मा के लिए भी ऐसे ही सोचने लगे भाई वहाँ से हम कॉटन वगैरह यहाँ पे बेच सकते हैं और अपना बना बनाया सामान यहाँ पे भी बेच सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सो दे एनेक्स द बर्मा एक्सपेडिशन वॉज, इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो अपनी आर्मी है वो डिस्पैच कर दी बर्मा की तरफ अप्रैल 1852 में। और इस टाइम पे लड़ाई काफ़ी छोटी रही, 1824 से 26 तक, और अंग्रेज़ों को यहाँ पे विक्ट्री मिल गई और ये जीत गए। अब इन्होंने क्या जीत में कहाँ पे कब्जा किया, पेगू में, द ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस ऑफ बर्मा, जो कि केवल जो लास्ट जो इनकी स्टेट बची हुई थी जहाँ पे समुद्र तट लगता था, तटीय बाउंड्री जहाँ पे थी वहाँ पे भी इनका कब्जा हो गया। तो अब इनका पूरा जो कोस्टल बाउंड्री थी वो इनके अंडर में आ गई, वहाँ से अब सिर्फ यहीं ट्रेड कर सकते थे। देर वॉज हाउएवर ए ग्रेट डील ऑफ पॉपुलर गोरिल्ला रेजिस्टेंस, और वहाँ पे भी पहाड़ी लोग रहते थे, लड़ाई में काफ़ी शानदार थे, उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ चलती रही लोअर बर्मा में। और अंग्रेज़ों को उसके लिए क्या करना पड़ा, करीबन अपनी 40,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी 5 साल तक वहाँ पे रखनी पड़ी। 1885 के अंदर जो किंग थिबो थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की फ्रांस के साथ में फॉर ट्रेड, कि भाई अब फ्रांस के साथ में जो ये किंग थे वो ये ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ से अंग्रेज़ों को जेलसी होने लगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था, ठीक है, बर्मा में, क्योंकि फ्रांस के लोग यहाँ पे आके अगर ट्रेड करेंगे तो अंग्रेज़ कहाँ जाएंगे। अब इनको ये तो लालची थे, ये चाहते ही नहीं थे इनका बस चले तो पूरी धरती पे इनका राज चले। छोटा सा देश है, पूरे वर्ल्ड को नचा के रखा हुआ था उस टाइम पे इन्होंने, क्योंकि भाई एजुकेटेड थे, सीधी सी बात है, एजुकेशन से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए पढ़ा करो, ठीक है। जितने भी पीछे के चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, तो उनको बार बार पढ़िए, काम आएंगे। The British merchant feared that the rich Burmese market would be captured by the French and American rivals। तो क्या कहा गया ना, जो वहाँ के जो रिच रिसोर्सेज थे, इनको ये लगता था कि यहाँ पे अब फ्रेंच कब्जा कर लेंगे और जो अमेरिकन जो इनके विरोधी रहे हैं वो भी आके कब्जा कर लेंगे और हम रह जाएंगे। इसलिए जो ब्रिटेन के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी और जो वहाँ के मर्चेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई अटैक कर दो बर्मा पे और पूरा अपने कब्जे में ले लो। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, बर्मा पे फिर से अटैक कर दिया 13 नवंबर 1885 में। और किंग थिबो को अब की बार कहाँ पे सरेंडर करना पड़ गया, 28 नवंबर 1885 को, ठीक है। और जो इनके राज्य थे उस पर अब किसका कब्जा हो गया, इंडियन एम्पायर का, ओके। यहाँ पे इंडियन एम्पायर ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। द पेट्रियोटिक सोल्जर, जो वहाँ के सोल्जर्स थे, जो बर्मीज आर्मी थी, उन्होंने मना कर दिया, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और वो कहाँ पे चले गई, वहाँ के जो गहरे जंगल थे ना टिम्बर के, जिन पे अंग्रेज़ों की नज़र थी, उनमें जाके छिप गए और वहाँ से ये लड़ाई करते रहे अंग्रेज़ों के काफ़ी सैनिक मारे। और फिर लास्ट में क्या कराना, अंग्रेज़ों ने वहाँ पे 40,000 आर्मी के जवान भेज दिए, जिन्होंने 5 साल तक वहाँ पे लड़ाई करते रहे। अब बात करते हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो पहली वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी,
28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। तो उस टाइम पे है ना जो मॉडर्न नेशनलिस्ट, ठीक है, एकजुट हो के भाई लोगों की यही सोच भी काफ़ी बदल चुकी थी, एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो लोग इकट्ठा हो गए कहाँ पे, बर्मा में। बर्मा के लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, उनको पता था ये एकजुट होके हम इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। ए वाइड स्प्रेड कैंपेन ऑफ बाइकआउटिंग ब्रिटिश गुड्स, अंग्रेज़ों का जो सामान था उसको बाइकआउट कर दिया, हम आपका सामान खरीदेंगे ही नहीं, ना ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हम साथ देंगे, ठीक है। और इन्होंने होम रूल की डिमांड आगे भेज दी कि हम हमारी धरती पे सिर्फ हम ही रूल करेंगे, ना कि कोई फॉरेनर्स आके यहाँ पे हमारे देश को चलाएंगे। और ऊपर से जो बर्मीज नेशनलिस्ट थे, इन्होंने किसके साथ में हाथ मिला लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब गठन हुआ था, 1885 में, ठीक है। और तो 1935 के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या करा ना कि भाई ये बर्मा की जो ये सोच है कहीं इंडिया के लोगों के साथ में भी ना आ जाए, तो इन्होंने इंडिया को बर्मा से अलग कर दिया, ठीक है, ताकि जो इनका जो ये स्ट्रगल है ना बर्मीज का, थोड़े लोग होंगे तो वीक हो जाएगा और ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई, किनकी लीडरशिप में, यू ओंग सैन, यू ओंग सैन की अध्यक्षता में इसने नई ऊंचाइयां छूने लगी, लोग इनसे काफ़ी जुड़ने लगे। किस टाइम पे, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फाइनली बर्मा को इंडिपेंडेंस, इनको इनकी फ्रीडम मिल गई 4 जनवरी 1948 को, भारत के एक साल बाद, मतलब कुछ एक साल तो नहीं, मतलब थोड़े से टाइम के बाद ही मिल गई थी, 8-10 महीनों के बाद में, ठीक है, एग्जैक्ट। तो अब क्या कहते हैं, रिलेशंस विद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ में भारत के मतलब अंग्रेज़ों के क्या रिलेशन रहे हैं उस टाइम पे। अब इनको तो पंगे लेने थे भारत के चारों ओर कि भाई कहीं इधर से बर्मा के साथ में इनको टेंशन थी कि फ्रेंच वगैरह, अमेरिकन्स वगैरह ना आ जाएं, और अफ़गानिस्तान से इनको डर था कहीं ऊपर से रसिया वाले आके ना अटैक कर दें और इंडिया पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि भाई इंडिया के भरोसे तो इनका घर चल रहा था, है ना, वरना तो ये कहाँ, इनके पास क्या था, गरीब थे ये, सब कुछ तो इंडिया का लूट ले गए। तो इसलिए इस डर को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या सोचा ना कि चलो अफ़गानिस्तान की तरफ चलते हैं। चारों तरफ तो तबाही मचाई ली, एक ही बची हुई है। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉर 2 wars with अफगानिस्तान बिफोर इट्स रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान वर स्टेबलाइज। अब अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ में जो इनके रिलेशन थे, जब तक वो स्टेबलाइज होते तब तक ये 2 लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। और ब्रिटेन क्या चाहता था, अफ़गानिस्तान को वीक करना, ठीक है। और जो रशिया का जो इन्फ्लुएंस था ना वहाँ पे, कि लोग रशिया को ज़्यादा पसंद करते थे, उसको ख़त्म करना। ये नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि इंडिया पे आके अटैक कर दे और इनको भगा दे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वहाँ के जो इंडिपेंडेंट रूलर है ना दोस्त मोहम्मद, कि भाई इनको हटाया जाए, है ना, क्योंकि इनको लोग पसंद करते हैं, इनकी बात मानते हैं, और ये हमारी बात नहीं मान रहा, तो इसको हटाते हैं। और किसको बैठाएंगे इसकी जगह, शाह शुजा, जो कि कहाँ पे था उस टाइम पे, ये रह रहा था पंजाब के अंदर अंग्रेज़ों की शरण में। तो इन्होंने इसको हटाया, इसको बैठाने का डिसाइड किया। इसलिए अंग्रेज़ों ने फरवरी के अंदर 1839 को अटैक कर दिया अफ़गानिस्तान पे। और जो वहाँ की जो अफ़गानिस्तान की ट्राइब्स थी ना, उनको तो आधे से ज़्यादा को तो इन्होंने ऐसी रिश्वत दे दे के जीत लिया था कि भाई आप हमारे साथ लड़ाई मत करना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो वो आधी लड़ाई तो अंग्रेज़ वैसे ही जीत चुके थे। और जो काबुल है उसको जीत लिया 7 अगस्त 1839 में। और वहाँ पे जीतते ही इन्होंने शाह शुजा को क्या कर दिया, वहाँ के राजा घोषित कर दिया, इनको गद्दी पे बैठा दिया। ओके, कहाँ पे बैठा दिया, थ्रोन पे बैठा दिया, भाई बना दिया राजा वहाँ का। लेकिन सडनली 2 नवंबर 1841 को फिर से काबुल के लोग इकट्ठा हो गए, लड़ाई खड़ी कर दी उन्होंने, तो स्टार्ट कर दिया और अंग्रेज़ों को भगा दिया वहाँ से। 11 दिसंबर 1841 को अंग्रेज़ों ने क्या ट्रीटी साइन की अफ़गान के चीफ के साथ में, कि भाई हम है ना यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे और अफ़गानिस्तान को वापस से दोस्त मोहम्मद को दे देंगे, ठीक है। इतनी बुरी हार करी थी इनकी अंग्रेज़ों की अफ़गानिस्तान वालों ने। हाँ भाई साहब,
द ब्रिटेन इंडियन गवर्नमेंट नाउ ऑर्गेनाइज ए न्यू एक्सपेडिशन। उन्होंने नई सोच, नया वहाँ पे नए लोगों को फिर से भेजा, ठीक है। काबुल को फिर से रीऑक्यूपाई किया, कब? 16 सितंबर 1842 में। लेकिन इस बार एक चीज़ तो ये समझ गए थे कि वहाँ पे ये लंबे समय तक रूल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी कट्टर थे, एकजुट होने में देर नहीं लगाते थे। इसलिए एक सेटलमेंट पे तरह की, चलो ठीक है, हम दोस्त मोहम्मद को बना देंगे वहाँ का रूलर, ठीक है, और हम काबुल को भी खाली कर देंगे, और जो यहाँ के जो रूलर हैं इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मान लेंगे कि भाई ये इंडिपेंडेंट रूलर है। ओके। फर्स्ट अफ़गान वॉर की वजह से इनको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए इनके वहाँ पे खर्च हुए, और नियरली 20,000 आदमी उस लड़ाई के अंदर मारे गए थे। बहुत बुरी तरह से अफ़गानियों ने मारा था। ब्रिटिशर्स नाउ फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर। अब इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई ना, कि जो इनके अंदरूनी मामले हैं अफ़गानिस्तान के, हम उनके अंदर कोई टांग नहीं अड़ाने वाले। अब ये कुछ टाइम तक तो शांत रहे, ठीक है, लेकिन 1860 के अंदर जब रसिया फिर से अटेंशन गेन करने लग गया सेंट्रल एशिया में, क्योंकि क्रीमियन वॉर के अंदर हार चुका था, वो फिर से यहाँ पे आने लग गया और अंग्रेज़ों को फिर से टेंशन होने लगी। तो इसलिए इन्होंने अब की बार क्या किया ना, कि जो वहाँ के आमिर थे, काबुल के राजा, उनको इन्होंने काफ़ी असिस्टेंट प्रोवाइड करने लग गया, हेल्प प्रोवाइड करने लगे, पैसे वैसे देने लग गए, ठीक है। और जो इनके अंदरूनी मामले थे उनको, उसमें भी उनकी हेल्प करने लगे, और जो बाहर से इनके ऊपर अटैक होते थे उनसे भी इनको बचाने लगे। तो ठीक है, कुल एक तरह से जो आमिर है उसको अपनी तरफ इन्होंने मिला लिया, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक रसिया को अफ़गानिस्तान से दूर रखने में कामयाब हो गए। लेकिन 1870 के बाद ब्रिटिश जो स्टेट्स थे, आदमी थे, जो वहाँ के फ़ौजी थे, ऑफिसर थे, वो फिर से जा खड़े हुए कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। अब ये क्या चाहते थे कि डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाह रहे थे, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये फिर से अपने अंडर में लेना चाह रहे थे, और इस तरह से ये क्या चाहते थे कि हम सेंट्रल एशिया तक पहुँच जाएं। और इस वास्ते इन्होंने अपनी टर्म्स किसके ऊपर फोर्स करी? शेर अली के ऊपर, जो कि वहाँ के उस टाइम पे अफ़गान के रूलर थे। अब इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर फिर से अटैक कर दिया 1878 में, ठीक है। और इस टाइम पे क्या बोला गया इसको? सेकेंड अफ़गान वॉर। और 1879 मई 1879 के अंदर इन्होंने जो शांति की संधि, ठीक है, पीस ट्रीटी ऑफ पीस, इन्होंने किसके साथ करी? जो शेर अली हैं उनके लड़के के साथ, याकूब खान। और इसको क्या बोला गया? ट्रीटी ऑफ गेंदामक, ठीक है, बाई विच अंग्रेज़ों ने जो चाहिए था वो इनको मिल गया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ये कहेंगे वो याकूब खान को मानना पड़ेगा, और वो मानने लग गए थे। अब इनके अंडर में जितनी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थी अफ़गानिस्तान की, जो रसिया वगैरह के साथ, जो अदर स्टेट्स के साथ लगती थी, वहाँ पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो गया, और इन्होंने अपना रेजिडेंट, अपना फोर्ट बना लिया काबुल के अंदर, जो कि वहाँ की कैपिटल थी। और अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे इनका कब्जा हो गया। भाई अफ़गानिस्तान किसके साथ ट्रेड करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करने लगे? अब अंग्रेज़ करने लगे। लेकिन ये सक्सेस काफ़ी लंबे टाइम तक रही नहीं, क्योंकि अब जो अफ़गानिस्तान के लोग थे फिर खड़े हो गए कि भाई कुछ लोग बाहर के आके हमको ये बता रहे हैं कि किसके साथ हमको ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं। इससे उन्होंने अपना अपमान समझा, और वो फिर से लड़ाई के लिए खड़े हो गए कि हमको आज़ादी चाहिए, यहाँ से भागो आप। और 3 सितंबर 1879 में 1879 के अंदर जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जो वहाँ पे रह रहे थे, मेजर कैवगनरी, और जो उनकी मिलिट्री आर्मी थी उस टाइम पे, ठीक है, जो कुछ सैनिक थे, उन पे इन लोगों ने अटैक कर दिया और सबको मार दिया। और अब अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया था कि भैया इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, है ना। काफ़ी कुछ खो चुके थे, 20,000 सैनिक पहले खो चुके, 1.5 करोड़ से रुपये से ज़्यादा के पैसा ये पहले ही लगा चुके थे इसमें, तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इनसे दूर रहते हैं, इनके साथ में सिर्फ हम फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे।
अब क्या था, अब आते हैं अब्दुल रहमान, जो कि ग्रैंडसन किसके थे, दोस्त मोहम्मद के। ठीक है, उनको नया रूलर बना दिया गया अफ़गानिस्तान का अंग्रेज़ों के द्वारा। ये टिकते कहाँ हैं। ठीक है, और अब्दुल रहमान किस वास्ते एग्री हो गए, इन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम आपके साथ अंग्रेज़ों के साथ पॉलिटिकल रिलेशन रखेंगे और हम अंग्रेज़ों के अलावा किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरह की ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, 1917 का जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो उसने एक नई सिचुएशन खड़ी कर दी अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के साथ। ठीक है, अब इन सब को देखते हुए इनको ये पता था अंग्रेज़ काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, अब काफ़ी लड़ाइयाँ ये लड़ चुके हैं यहाँ भी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, तो बुरा हाल था इनका। तो ये सही मौका है इंडिपेंडेंस अपनी गेन करने का। अफ़गान नाउ डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस की, अब हमको पूरी तरह से आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों के कंट्रोल से। और जो उस टाइम के रूलर थे हबीबुल्ला, जिन्होंने किसको सक्सीड किया था, अब्दुल रहमान को 1901 में, अब ये आमिर बन गए थे, वहाँ के राजा बन गए थे। ठीक है, इनको मार दिया गया। ठीक है, 20 फरवरी 1919 में। अब इनके बाद में कौन बने, हबीबुल्ला के बाद में उनके बेटे अमानुल्लाह ने क्या लड़ाई डिक्लेयर कर दी, किस पे, ब्रिटिश इंडिया पे। अब इनकी यहाँ पे ये हार गए थे। ठीक है, और पीस की ट्रीटी साइन हुई इन दोनों के बीच में 1921 के अंदर। और क्या था ना, उसमें क्या डिसाइड हुआ कि अफ़गानिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस, मतलब अफ़गानिस्तान को अब उनकी फ्रीडम मिल गई थी अंग्रेज़ों से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी थी और बार बार हार जीत। अब इससे अंग्रेज़ भी थक चुके थे और अफ़गानिस्तान वाले लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। तो ये था हमारा चैप्टर 8, चैप्टर 8, और इसका यहीं पे दी एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे को बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा। कोई कमी हो, कोई गलती रह गई हो, मतलब कुछ गलत बोल दिया हो या मैं नहीं समझा पाया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम उसको आगे से थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।